हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ में रिलेशन एंड फंक्शन की। और रिलेशन फंक्शन में रिलेशन हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोगों ने रिलेशन का क्लास नहीं ज्वाइन किया है, नहीं देखे हैं, तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक भी डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आज हम लोग फंक्शन को समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि समझ में आ जाए फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन की बात किया जाए तो फंक्शन मतलब फलन। फंक्शन का मतलब होता है फलन। ठीक है, फंक्शन। और ये फंक्शन है क्या? रिलेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी इसे समझते हैं कि फंक्शन क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले फंक्शन को समझते हैं। तो ये फंक्शन का रिलेशन हमारे पूरे जीवन से, जीवन की हो रही घटनाओं से, हमारे जीवन का सभी घटनाएं फंक्शन होता है। यानी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या करता है कि फंक्शन हमेशा एक मान को लेता है तो दूसरे मान को देता है। फंक्शन का मुख्य काम है एक मान लेता है, एक मान देता है। ठीक है, फंक्शन लेगा और मान देगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लीजिए x+2 एक फंक्शन है, तो हम इसमें x के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये हमें मान देगा कितना? 3। x के स्थान पर 1 रखेंगे तो मान कितना देगा? 3। यानी x 1 लिया तो मान दिया कितना? 3। ठीक है ना, x बराबर 1 पर इसका मान हो गया कितना? 3। अर्थात ये फंक्शन। तो फंक्शन का सामान्यतः अर्थ हम समझे कि फंक्शन एक मान को लेता है तो दूसरे मान को देता है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फलन। देखिए, फलन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन, ठीक है, लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है, फंक्शन शब्द का अर्थ क्या होता है? सक्रिय। सक्रिय, फंक्शन का अर्थ होता है सक्रिय। ठीक है ना, फंक्शन का अर्थ क्या होता है? सक्रिय। ठीक है ना, इंग्लिश में इसे ऑपरेशन बोला जाता है। ऑपरेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम समझते हैं थोड़ा सा और फंक्शन को, डिटेल्स में चलते हैं और समझते हैं। ठीक है, ठीक है, फंक्शन भी सेट्स पर ही काम करता है, क्योंकि फंक्शन होता क्या है कि फंक्शन को सूचित किया जाता है एफ से। फंक्शन को सूचित किया जाता है एफ से। सूचित एफ एक्स से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, अब फंक्शन का मुख्य काम क्या है? फंक्शन सबसे पहले ये लिमिट में होता है, इसका मान लिमिट होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम x बराबर यहाँ पर 1 रखे तो लिमिट में मिला 3, 5 नहीं मिला, 10 भी मिल सकता था, लेकिन मान कितना मिला? 3 मिला। यानी फंक्शन जो है लिमिट में होता है, फंक्शन का मान लिमिट होता है। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और चीज़ जान लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे अचर, अचर और चर बात करते हैं हम लोग, अचर, चर और अचर की। ठीक है, क्योंकि फंक्शन को समझने से पहले हमें चर और अचर को समझना पड़ेगा, तभी जाकर हमें फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है ना, चर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे वेरिएबल। ठीक है ना, चर। दूसरा होता है अचर, चर और अचर, चर और अचर। चर यानी वेरिएबल, चर को हम बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल।
वेरिएबल और अचर को नॉन वेरिएबल। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। चर अर्थात न जिसका मान निश्चित न हो, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, अज्ञात हो। चर का मान है मतलब, चर का मान का मतलब कि अज्ञात हो, अज्ञात, जिसका मान ज्ञात न हो वह चर होता है। अर्थात में जैसे एक्स कह सकते हैं, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, सारे मान मतलब पूरे अल्फ़ाबेट हो जाएंगे जिसका मान ज्ञात नहीं है, जिसका मान हमें ज्ञात नहीं है वह सारे मान चर कहलाएंगे। ठीक है ना। अब अचर की बात करें तो जिसका मान ज्ञात हो, जिसका मान ज्ञात हो, पता हो हमें, और जो कभी बदले ना, हर स्थिति में एक समान रहे। एक्स का मान बदलेगा, कभी एक्स का मान 2 हो जाएगा तो कभी 4 हो जाएगा तो कभी 6 हो जाएगा, लेकिन अचर का मान कभी नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मान लीजिए अचर में 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, √2, A1/√2। ये क्या होता है? अचर होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है ना। तो फंक्शन जो है इन्हीं चर और अचरों पर काम करता है, फंक्शन इन्हीं चर और अचरों पर काम करता है। अब हम लोग समझते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की जो परिभाषा है वो क्या है? फंक्शन की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? हम कहेंगे कि फंक्शन किसी दो सेट्स के लिए होता है। फंक्शन किसी दो सेट, मान लीजिए ए और बी के लिए होता है। ठीक है। कब? जब ए के प्रत्येक मेंबर, ए के प्रत्येक एलिमेंट मतलब अव्यय, हिंदी में अव्यय, ए के प्रत्येक अव्यय बी के सेट बी के अद्वितीय अव्यय हो, अद्वितीय अव्यय हो। अद्वितीय अव्यय हो तब वह फलन कहलाएगा। राइट। ठीक है। अब ए फलन, फंक्शन जो है ए और बी के फलन है, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? तो हम कहेंगे एफ कॉलन ए एरो वी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ कॉलन ए एक्रॉस बी। यहाँ देखिए इसका अर्थ हुआ कि ए जो है बी, ये दोनों फंक्शन है, फलन है, ए और बी फलन है। ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया हमें कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है ना। देखिए फंक्शन की हम बात कर रहे तो हम इसे किस लिए, मान लीजिए कि हम कहें कि वाई एक्स का फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन, हमें कहना है कि वाई जो है एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन है कहेंगे। तो अर्थात इसका यह अर्थ यह हुआ कि y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स, यानी x के मान पर, x से कोई मान पर कोई y का मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है ना। f(x) के चर x और f का मान भी इसे हम कहेंगे। ठीक है ना। यानी कोई x के मान के लिए y का मान हमें ज्ञात होगा। ठीक है। अब इसके लिए कुछ नियम है। पहला नियम यह है कि x और y दो समुच्चय होने चाहिए और x के प्रत्येक अव्यय या y के प्रत्येक अव्यय f के अधीन होना चाहिए। ठीक है। कुछ इसके लिए शर्त है, नियम है, चलिए उसे हम लोग देखेंगे।
आगे हम लोग बात करते हैं फंक्शन की डोमेन, फंक्शन की प्रांत, सहप्रांत और परिसर की। यानी हम कहेंगे कि डोमेन कोडोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, माना लेट दे कि फंक्शन ए है बी, ए और बी फंक्शन है, अर्थात एफ ए से बी में एक फलन है। इसका अर्थ कहना कि एफ ए से बी में, ए से बी में एक फलन है, एफ ए से बी में एक फलन है, इसका अर्थ हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ए को फंक्शन एफ का प्रांत कहेंगे, ए को फंक्शन एफ का प्रांत यानी डोमेन कहेंगे, ठीक है। ए को फंक्शन ए का प्रांत कहेंगे। एग्जांपल दे रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ए को फंक्शन एफ का प्रांत बोलेंगे, राइट। यानी ए और बी, देखिए फंक्शन ए से बी में एक फलन है, ए से बी में एक, इसका अर्थ है ए से बी में एक फलन है, एक्स वाई रहेगा तो एक्स वाई में एक फलन है, ठीक है ना। तो ये बी में एक फलन है, अर्थात तो जो ए है ये फंक्शन के लिए प्रांत होगा, यानी एक्स का मान होगा ए, ठीक है ना। एक्स वाई यहाँ पर लिखेंगे हम, तो एक्स ही तो होता है प्रांत, तो एक्स जो एक के स्थान पर है तो ए यहाँ पर प्रांत हो जाएगा, राइट। बहुत आसान है। और अब बी जो होगा, बी को फंक्शन एफ का को फैक्टर होगा, को डोमेन होगा सहप्रांत, को डोमेन होगा सहप्रांत हो जाएगा, राइट। कि बी को फंक्शन एफ का को डोमेन होगा यानी कि सहप्रांत हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं रेंज की, परिसर की, ठीक है ना। तो देखिए फलन एफ के अधीन है ए, तो ए के सभी अव्यय को फलन एफ का परिसर कहेंगे, ठीक है ना। एफ के सभी अव्यय का एफ के अधीन ए के सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट यानी अव्यय, ए के सभी अव्यय को, अव्यय के मेंबर को यानी प्रतिबिंब को हम फंक्शन का रेंज बोलेंगे, फंक्शन का रेंज क्या होगा, वो फंक्शन का रेंज हो जाएगा, राइट, है ना। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, कैसे सूचित करेंगे, एफ ए बोलेंगे, एफ ए से इसे सूचित करनी, यानी फंक्शन ए का रेंज, ठीक है ना, यानी रेंज ऑफ एफ, ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं रेंज एफ, ठीक है, ऐसे भी
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी रेंज निकाले, कैसे निकालेंगे, यानी एफ ए बराबर एफ ए कॉलन एक्स इज बिलोंग्स टू ए। एक्स किसका मेंबर होना चाहिए, ए का मेंबर होना चाहिए, और एफ ए जो है सबसेट होना चाहिए कोडोमेन का, कोडोमेन एफ का। ठीक है, वहीं इसका रेंज हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग इसका जब एक एग्जाम्पल देखेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई फंक्शन है जिसमें एन का फंक्शन है, नेचुरल नंबर एन का फंक्शन है, और एफ एक्स बराबर दिया गया है 2x प्लस 3। एफ एक्स का मान कितना है, 2x प्लस 3 से परिभाषित है कि क्रमिक युग्म यानी लगातार समुच्चय के रूप में लिखना है। सबसे पहले सेट्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला चीज़, और दूसरा इसका रेंज निकालना है। ठीक है, दो काम इसमें करना है। सबसे पहले क्या दिया है हमारा, एफ का रेंज निकालते हैं। एफ का रेंज अर्थात एफ इक्वल टू एफ किसका मेंबर है, एन का मेंबर है ना, नेचुरल नंबर का। अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ एक्स कॉलन एक्स इज बिलोंग्स टू एन, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा इसका। और एफ एक्स, एन क्या है, नेचुरल नंबर है ना, कॉलन एन के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं, सॉरी एक्स के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, रख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि एफ एक्स का तो चूँकि मान दिया गया है ना, एफ एक्स का मान हमें प्राप्त है 2x प्लस 3, तो हम यहाँ पर रखेंगे एफ एक्स का मान 2x प्लस 3। ठीक है, कॉलन x बराबर है 1 2 3 4 5, काफ़ी है इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से 1 2 3 बारी बारी से इसमें x का मान फिल करेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा x के मान 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, x के मान 2 रखेंगे तो 2 4 3 7 मिलेगा। x के मान 3 पर 9 11, इसी तरह मिलेगा। ये हमारा बन गया सेट्स, एक आंसर तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा, अब इसका रेंज लिखते हैं हम लोग, तो f बराबर x का मान हम 1 लिए तो फंक्शन का मान मिला 5, यानी 1 लेता है तो 1 देता है। x का मान हम 2 लिए तो फंक्शन का मान मिला 7, लेकिन जब x का मान 3 लिए तो फंक्शन का मान मिला 9। अर्थात हम इस तरह कह सकते हैं कि x का मान लेने पर फंक्शन का मान 2x प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेंज। है समझ में, इसी तरह तो बनाना है। ठीक है, अगला थ्योरी देखते हैं। अगला थ्योरी है हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ a function by arrow diagram।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन बाय एरो डायग्राम। तो आइए अब हम लोग देखते हैं फलन का आलेखीय निरूपण। ठीक है, फलन का आलेखीय निरूपण। बात करें हम लोग इसका डायग्राम का, आलेखीय निरूपण का, तो देखिए इसमें ना मान लीजिए कि दो हम फंक्शन लेते हैं। देखिए ना फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन जो है ना, फंक्शन की बात करें हम लोग तो फंक्शन एक मशीन की तरह है। ठीक है ना, यह एक मशीन है और यह एक मान को लेकर एक पार्टिकुलर मान देता है। फंक्शन एक मान को लेकर एक पार्टिकुलर मान देता है। अर्थात हम लोग बात करें तो मान लीजिए जैसे हम x+1 लिखे बराबर 4 लिख दिए, तो x+1 लिखे, यहाँ पर हम x का मान 1 रखेंगे तो हमारा इसका पार्टिकुलर मान कितना मिलेगा, यह फंक्शन हो गया। मान लीजिए इसको हम फंक्शन मान लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे x का मान हम 1 रखेंगे तो इसका पार्टिकुलर मान कितना मिलेगा, तो देखिए इसका पार्टिकुलर मान 2 मिलेगा। इसी तरह इसी फंक्शन में यदि हम x के स्थान पर 2 भरेंगे तो इसका पार्टिकुलर मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना। मान लीजिए हम 4 भरते हैं तो इसका पार्टिकुलर मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यदि 5 भरेंगे तो इसका पार्टिकुलर मान कितना मिलेगा, 6। यदि 6 भरेंगे तो इसका पार्टिकुलर मान 7 मिलेगा ना। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक ऐसी मान है, एक ऐसी मशीन है जो एक पार्टिकुलर मान को लेकर 1 भरेंगे तो 2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसका मान देगा 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखिए तो इसका मान 5। यानी जब एक मान भरेंगे तो एक पार्टिकुलर मान देगा। यानी x के मान हम जितना भर रहे हैं उतना, यानी कि इसको हम फंक्शन मानते हैं f(x), तो ये इसका मान हो जाएगा x+1। यानी फंक्शन का वैल्यू हो गया x+1। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर फंक्शन में एक मान भरने पर वह अपने मान का एक अधिक दे रहा है। ठीक है ना। अब इसी तरह हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो आइए हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि a बराबर लेते हैं और सेट ऑफ 1 2 3 4, ठीक है ना। एक b लेते हैं, b बराबर सेट ऑफ 2 3 5 6, ठीक है ना। 2 सेट ले लिए। अब हम यहाँ पर कहें कि भाई ये दोनों फलन का ग्राफीय निरूपण प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम ग्राफीय निरूपण निकालते हैं। तो प्राप्त करते हैं ग्राफीय निरूपण इसका क्या होगा, यही ना, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए फंक्शन को बी वाले लेते हैं, बी सेट ऑफ 1 4 9 10 11 ले लिए ना, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम खींचते हैं। सबसे पहले दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। देखिए दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो इसको हम मानते हैं एक फंक्शन, ठीक है ना, f(x) मानते हैं, ठीक है। तो यदि हम f(x) के मान में, या मान लीजिए f(x) के मान में हम 1 रखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, f(x) के मान में हम जब 1 रखते हैं, f(x) के मान में हम रख दिए 1, यहाँ पर f(x) के मान में 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 मिला है, ठीक है। f(x) के मान में यदि हम रखते हैं 2 तो यहाँ पर क्या मिला है, 4। 3 रखे हैं तो यहाँ पर 9 मिला है, और 4 रखे हैं तो 16। इसी तरह आगे बढ़ेगा ना, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना, 16 मिलेगा, ये ना मान है। और ध्यान दीजिएगा, यानी 1 रखे हैं तो 1 ही मान मिला है, 2 रखे हैं तो 4 मान मिला है, 3 रखे हैं तो 9 मान मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि f(x) में हम जितना भी मान रखेंगे उसके स्क्वायर मान मिला है। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि f(x) में जितना मान का हम स्क्वायर करेंगे उतना ही मान यहाँ पर प्राप्त होगा। यानी इस फलन का आलेख कुछ इस तरह खींचेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक और फलन लेते हैं,
एग्जाम क्वेश्चन। अच्छा मान लीजिए सेट ऑफ, यहाँ पर ले लिए सेट ऑफ 1 -1 2 3 -3, ठीक है ना। एक और सेट लेते हैं बी, इसका मान देते हैं 1 4 9 10 11। अब देखिए होता क्या है ना कि फलन इसमें थोड़ा सा अंतर है यार, एक वाले को लेकर माने एक लेकर एक दे सकता है फंक्शन, एक लेकर एक देगा 1 1 फंक्शन, और एक लेकर एक से अधिक मान भी दे सकता है। यानी इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर शॉर्ट में समझाना चाहते हैं कि देखिए फंक्शन जो है ना, मान लीजिए यहाँ पर एक मान लेगा फंक्शन, ठीक है ना, एक लेकर जैसे ए बी सी लिया तो एक मान दे सकता है एक, यानी एक लेकर एक मान देगा, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। और यदि यही फंक्शन एक लेकर एक से अधिक मान देगा, एक लेकर एक से अधिक मान देगा यही फंक्शन, ठीक है ना, जैसे एक लिया, दो लिया, सॉरी ए लिया, बी लिया, सी लिया, और लेकर ए का मान यहाँ पर एक दे रहा है, बी का मान भी एक दे रहा है, ठीक है, बी का मान 2, सी का मान 2 दे रहा है ना, माने एक लेकर एक से अधिक मान दे रहा है। तो ऐसे में ये आपका मेनी वन फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन, ठीक है ना, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा कि एक लेकर अधिक मान दे रहा है, यही ना। तो फंक्शन आपका ऐसा हो सकता है, रिलेशन नहीं होता लेकिन फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इसमें दोनों में अंतर बताएंगे अभी कुछ समय बाद। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ए है यहाँ पर, तो जो फंक्शन ए है इसको हम रखते हैं 1 -1 2 3 और -3, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन भी है 1 4 9 10 11, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि भाई एक है तो एक तो मान एक ही देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 है तो यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, एक का स्क्वायर एक होगा, -1 का स्क्वायर करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, -1 ही ना होगा। हाँ, -1 का स्क्वायर करेंगे तो मान कितना होगा, एक ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि f(x) जो है यहाँ पर x² फंक्शन के बराबर है, यानी यहाँ पर फंक्शन का मान f(x) बराबर x² है। अब 2 लेंगे तो 2 का मान 4 हो गया, ठीक है, 2 दूनी का 4 स्क्वायर करेंगे तो 3 लेंगे तो 3 का मान 9 हो जाएगा। फिर -3 लेंगे तो इसका भी तो मान 9 ही होगा। हाँ, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है f(x) बराबर x² का फंक्शन है, f(x) बराबर x² का फंक्शन है। यानी अर्थात इसी तरह हम ये फंक्शन का ग्राफ ले सकते हैं। इसी तरह का एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तो ले लेते हैं हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फंक्शन सेट ऑफ a ऑफ 1 -1 2 3, ठीक है, और b सेट ऑफ 2 -2 4 और 6 लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बीच में, दोनों के बीच में कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये भी तो लोग रहने में यही नहीं, इसको नहीं लेते, ये भी तो वही बनेगा ना। देखिए एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक होगा, एक का स्क्वायर एक नहीं, स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका हम बनाते हैं डायग्राम। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है ए दिया है, ठीक है, तो ए और फंक्शन बी, तो ये में 1 -1 2 और 3, तो एक लेकर यहाँ पर 2 दे रहा है, -1 2 लेकर यहाँ पर -2 दे रहा है, 4 4 6 ऐसे दे रहा है, यही ना है, मतलब एक लेकर 2 दे रहा है, ठीक है, -1 लेकर यहाँ पर -2 दे रहा है, ठीक है। अर्थात हम दोनों के बीच में यदि हम रिलेशन देखें तो एक लेकर 2 दे रहा है ना, तो फंक्शन इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ 2x, कैसे भाई, देखिए 2 ये x का मान मानेंगे, इसको हम x का वैल्यू मानेंगे, फंक्शन का मान x होता है ना, ठीक है। तो इसका मान यदि हम 1 भरेंगे तो 2, इसमें यदि -1 भरेंगे तो -2, ठीक है, यदि यहाँ पर 2 भरेंगे तो 4, ठीक है, और 3 भरे तो 3 दूनी के 6,
इस तरह मिला ना कुछ फंक्शन। तो जितने भी फंक्शन के ग्राफ हैं हम लोग इसी प्रकार खींचेंगे, ठीक है ना। फंक्शन का ग्राफ हम इसी प्रकार खींचेंगे। आशा करते हैं कि फंक्शन का आप लोग आलेख सीख गए होंगे। आगे बात करते हैं कुछ फलन के प्रकार के और फलन के बीच के संबंध के। इससे पहले ना ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो देखिए बात करते हैं फलन विशेष प्रकार के संबंध। फलन का विशेष प्रकार से संबंध, यानी हम कहते हैं कि फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप, यानी फंक्शन का स्पेशल टाइप, ठीक है ना। चल निकालते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए और बी, मान लीजिए दो फंक्शन ए और बी, तो ए और बी दो अतिरिक्त सेट हैं, दो सेट है ए और बी, दो सेट है, ठीक है। तो ए से बी में एक संबंध और ए से बी में एक फलन कहलाएगा, यानी ए से रिलेशन बी में और ए बी का फलन का, ए बी का फलन होगा कब, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि एफ ए बराबर बी, ऐसा कर सकते हैं भाई। कब होगा ये, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए कुछ शर्त है। देखिए ए के प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव जो अब मेंबर है उसका, ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रतिबिंब हो, ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रतिबिंब हो। और दूसरे केस में बात करें तो ए के किसी अवयव बी का एक से अधिक, माने ए का संबंध बी के अवयव से एक से अधिक संबंध ना हो, एक से अधिक संबंध ना हो। मतलब कहने का अर्थ यह है ना, यानी हम क्या कर सकते हैं, ये कहने का अर्थ हमारा यह हुआ कि ये 1-1 फंक्शन होना चाहिए। ये बी है तो इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 3 है, अर्थात ए का बस एक ही मेंबर अव्यय प्रतिबिंब होना चाहिए। ए का ए से, बी का एक से, सी का एक से। एक से अधिक से आपका यदि बनता है तो कंडीशन में ये आपका ये जो अभी हम बता रहे हैं स्पेशल टाइप में नहीं आएगा और मेनी वन में चला जाएगा। अर्थात हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, यानी x का संबंध हो ए से और y का संबंध हो बी से, ठीक है ना। x का संबंध ए से, y का संबंध बी से, तो उस स्थिति में y बराबर हम कहेंगे कि fx, y जो है फंक्शन है x का, ठीक है ना। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हम a लिखते हैं तो 1 -1 2 3 और -3, एक यहाँ पर फंक्शन हो गया। एक b लिखते हैं, b है आपका 1 4 9 10 और 11, दो फंक्शन हो गया यहाँ पर। अब देखिए f में एक है और -1 है, को एक से संबंध है। मैंने हम बात करें इसका, हम डायग्राम बनाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। इसमें आपका 1 -1 2 3 और -3, इसमें 1 4 9 10 और 11, तो 1 का संबंध 1 से है ना। उसी तरह हम -1 का संबंध 1 से है, कैसे भाई, तो स्क्वायर के रूप में है, यानी fx बराबर x² के रूप में जाएगा ना। 2 का संबंध 4 से है तो हम कह सकते हैं कि 2 का संबंध जब 4 से है तो 2 का संबंध 3 का संबंध 9 से है स्क्वायर के रूप में, है ना। 3 का संबंध किससे है, 9 से। और ये जो -3 का संबंध है, -3 का संबंध भी किससे होगा, 9 से ही होगा। -3 का संबंध किससे होगा, 9 से होगा ना। अर्थात इसके प्रत्येक एक मेंबर का संबंध एक ही मेंबर से है, एक से अधिक मेंबर से नहीं है। इसका प्रत्येक एक का रिलेशन बस एक मेंबर से है। देखिए 1 का 1 से, -1 का 1 ही से है,
2 का 2 से है, माने इसका अभी ऐसा रहता कि 1 का 1 से, 1 का 9 से, 1 का 10 से, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते थे कि ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 का संबंध, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देना, इसमें 1 का रिलेशन इसमें 1 से है, इसमें 1 का रिलेशन इसमें 1 से है, तो ये आपका स्पेशल फंक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कुछ नया चीज। समुच्चय के रूप में जो फलन है क्रमिक युग्म से, ठीक है ना, यानी हम कहते हैं कि फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डरेड पेयर्स, हिंदी में कहेंगे कि क्रमित युग्म में, क्रमित युग्म के सेट्स के रूप का फलन। ठीक है, अब देखो इसकी हम बात करें तो ए और बी दो मान लेते हैं कि ए और बी अतिरिक्त सेट कब कहे जाएंगे। ए और बी की बात करें अतिरिक्त सेट कहे जाएंगे, ए और बी अतिरिक्त सेट कहे जाएंगे कब, जब ए से बी में एक फलन हो, यानी कहा जाए तो ए से बी में एक फलन हो, किससे, ए से बी में एक फलन हो। अब नहीं समझ में आया कि ये क्या हमने कह दिया, समझते हैं इसको। इन्हें हम बात करें तो फंक्शन का जो प्रांत है, डोमेन, वह ए हो, फंक्शन का प्रांत ए हो, यानी एक्स का मान ए हो। ठीक है ना, और यदि हम बात करें तो एक्स का y1 बिलोंग्स टू फंक्शन का मेंबर हो, और एक्स का y2 की बात करें तो ये जो है आपका ये फंक्शन का मेंबर हो, तो इस कंडीशन में y1 और y2 बराबर हो जाएंगे। ये नहीं समझ में कि क्या है, अब समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं 2, ठीक है ना, इज बिलोंग्स टू फंक्शन, यह फंक्शन का मान है, और यहीं पर लिखते हैं कि 2, 5, ये बिलोंग्स टू फंक्शन का मान है, दोनों फंक्शन का मान है ना। देखिए इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं हम कह दिए कि 2, x बराबर है किसी अदर फंक्शन a के, ऐसे मान लेते हैं कुछ मान a के बराबर है, बस समझने के लिए, ये आपका जो डेटा है समझने के लिए बस। और 2, 5 बराबर है b के, a के, दोनों में a ही के बराबर है। तो ये जब आपस में बराबर होगा तो इसका मान भी 2, x बराबर हो जाएगा 2, 5 के, होगा कि नहीं होगा। तो जब x बराबर है तो y भी तो बराबर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाए। राइट, क्लियर है ना समझ में कि x वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी कंडीशन में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y1 बराबर है y2 के, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। राइट, है समझ में ना, यहाँ पर y का कर देते हैं, सॉरी y, चलिए y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए एक क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं कि फंक्शन a ऑफ सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, ठीक है, अब b सेट ऑफ -1, 0, 5, 3। राइट, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो फंक्शन निकालते हैं।
फंक्शन बनाते हैं। तो चलिए भाई फंक्शन बना लेते हैं। एक का रिलेशन -1 से होगा ना, तो 1 कमा -1 लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पर 2 का रिलेशन 0 से है, फंक्शन है पहले ही बता दिया गया है, तो फंक्शन के रूप में लिखेंगे 2 का रिलेशन 0 से। फिर 3 का रिलेशन जो है -1 से है, राइट, और 4 का रिलेशन है 5 से, हो गया। और 1 का रिलेशन है, और भी लिखेंगे इसमें, तो 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा, तो 1 का रिलेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर क्या है 3 है, क्योंकि 3 का रिलेशन तो ऑटोमेटिक पहले ही 3 का रिलेशन हो चुका है, -1 से हो चुका है ना। यहाँ पर 4 का रिलेशन 3 से नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो क्या, क्योंकि 3 का रिलेशन तो पहले ही यहाँ पर हो चुका है -1 से, 3 का रिलेशन 4 से कैसे होगा, ठीक है ना। अर्थात यह एक फलन नहीं है, कहेंगे कि यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है भाई, ठीक है ना, इसमें कोई थियरी नहीं लगेगा। क्लियर, आज समझ में। तो इसी तरह हमको बनाना है, जो होगा उसको लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम कि रिलेशन एंड फंक्शन में अंतर, डिफरेंस ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना, कि रिलेशन एंड फंक्शन में आखिर अंतर क्या है, ये ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन में क्या अंतर है, चलिए। तो रिलेशन एंड फंक्शन में अंतर की बात करें तो नंबर 1 सबसे पहला अंतर कि कोई 2 सेट मान लेते हैं ए और बी के लिए, ए और बी के लिए, ठीक है ना। नंबर 1, ए का प्रत्येक रिलेशन में, सबसे पहले रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन। तो ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक मेंबर यानी अव्यय, ए का प्रत्येक अव्यय बी के किसी न किसी अव्यय से संबंधित हो, बी के किसी न किसी अव्यय से संबंधित रहना चाहिए, अव्यय से संबंधित रहना चाहिए, मतलब का ए के प्रत्येक मेंबर बी में किसी न किसी से अवश्य जुड़े रहने चाहिए, ठीक है ना, बी में किसी न किसी से अवश्य जुड़े रहने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन कहलाएगा। लेकिन फंक्शन में हम बात करें, इसी को फंक्शन में देखें, फंक्शन में तो एक कुछ अव्यय ऐसे हो सकते हैं जो बी के अव्यय से संबंधित हो, मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि ए के प्रत्येक अव्यय बी से संबंध रखें, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है फंक्शन में, ठीक है ना। अब दूसरा अंतर की बात करें, मतलब ए इसमें जरूरी नहीं है, इसमें जैसे मान लीजिए है ना, तो ए का संबंध 1 से बनेगा, ठीक है, बी का संबंध 2 से बनेगा, ठीक है, लेकिन सी का संबंध जरूरी नहीं है कि 3 से बने, ठीक है, 2 संबंध काफ़ी है, 2 संबंध भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है। अब दूसरा अंतर की बात करें हम लोग, तो ए क्या कोई अव्यय बी में एक से अधिक अव्यय से संबंधित नहीं होता है, यानी ए का रिलेशन में ए का कोई अव्यय यानी मेंबर बी के किसी एक से अधिक अव्यय से संबंधित नहीं होता है, जरूरी नहीं है
कि मतलब ए का प्रत्येक अव्यय बी से संबंधित हो। लेकिन ए का कोई अव्यय बी के एक से अधिक, जबकि फंक्शन में बात करें तो फंक्शन में ए का अव्यय बी के किसी भी मेंबर के साथ में ना, किसी भी अव्यय के साथ जुड़ सकता है। हम बी के बात करें तो किसी भी अव्यय के साथ में आसानी से जुड़ सकता है। ठीक है ना, आया समझ में। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। एक ए ले लिए सेट 1 2 3, एक सेट एक रेंज लेते हैं R 8 10। अब फंक्शन निकालते हैं। 2 4, इसका होगा 2 4, ठीक है ना। और 3 का 10 कर देते हैं, 2 का 4 3 का 10, क्योंकि 2 का 4 2 8 है ना, तो इसको मान लेते हैं मान। ठीक है, कि इसका मान दिया है 2 4, ये रेंज है, फंक्शन नहीं है। और 3 का है 10, 3 नहीं कटेगा तो 10, ठीक है ना, क्योंकि 2 से ये 4 बार में कट रहा है ना। 2 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 2 चौक है हो गया। 3 से ये नहीं कटेगा तो 3 कमा 10, ठीक है। अब देखिए ए से बी में एक संबंध है, एफ का ए से बी में एक रिलेशन है, एक संबंध है, ठीक है ना। लेकिन फलन नहीं है। संबंध तो है, इसके और इसके बीच में रिलेशन है, लेकिन फलन नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक मेंबर, इसका मेंबर जो है बी नहीं दिया, रेंज दिया है ना, तो इसका प्रत्येक मेंबर या किसी भी मेंबर के साथ उसमें कोई कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, यानी फलन एक ही हुआ है। तो फलन कहाँ है, क्यों नहीं फलन है, तो एक अव्यय एक जो है ना बी के अव्यय से संबंधित नहीं है, या फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब पूछेगा क्यों नहीं फलन है भाई, तो ए में एक अव्यय है एक, जिसका कोई भी रिलेशन किसी भी फंक्शन नहीं है। तो ए का जो अव्यय है, अव्यय एक है, बी के कोई भी फंक्शन के साथ उसका रिलेशन नहीं है, असल में, इसलिए यह फलन नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, और इसका और भी पार्ट ला देंगे, ठीक है, जिसमें हमारा ये सारे चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सी लंबा, फलन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।